गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि सब आप जानते हैं कि बिलासपुर यूनिवर्सिटी में अभी एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें अभी एमए का भी एग्ज़ाम हो रहा है। तो एमए का कुछ मैं आंसर आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, एमए प्रीवियस का ये आंसर है। ये क्लासिकल सोशोलॉजी सब्जेक्ट का नाम है। उसका एक आंसर मतलब जो भी 5 क्वेश्चन आपको लिखना है, सभी का आंसर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जिसका भी नहीं हुआ है प्लीज़ इसको देख लेगा और आंसर लिख सकता है। ओके, सबसे पहले हम बढ़ेंगे यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, समाज में श्रम विभाजन पर दुर्खिम के विचारों को प्रस्तुत कीजिए। ओके, दुर्खिम का जो भी विचार है उसको आपको प्रस्तुत करना है। तो दुर्खिम ने एक सिद्धांत दिया है। उन्होंने जो समाज को श्रम विभाजित किया गया है, जो श्रम का विभाजन किया है दुर्खिम ने, वो सामाजिक आधार पर किया है, जबकि बाकी सभी ने आर्थिक आधार पर श्रम का विभाजन किया है। ठीक है, तो दुर्खिम के सिद्धांत को पहले लिखेंगे, फिर समाज में श्रम विभाजन कैसे था, मतलब प्राचीन काल में कैसे था श्रम विभाजन, और अभी वर्तमान में कैसे है। जैसे प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष के श्रम विभाजन को भेद किया जाता था, लेकिन अभी भेद नहीं है। स्त्री भी वही काम कर सकती है जो पुरुष कर सकता है। ओके, ये श्रम विभाजन के दुर्खिम के विचार का आंसर है। सबसे पहले दुर्खिम का सिद्धांत लिखेंगे, फिर समाज में श्रम विभाजन लिखेंगे, फिर उसके बाद श्रम विभाजन के सामाजिक कारक लिखेंगे, कौन कौन सा कारक है जिससे श्रम विभाजन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि श्रम विभाजन का जो कारक है उसको पूरा समझाएंगे। तो जनसंख्या का आकार पहला कारण, फिर उसके बाद भौतिक घनत्व, फिर नैतिक घनत्व। ओके, उसके बाद आप लोग लिखेंगे श्रम विभाजन के सामाजिक परिणाम, कौन कौन सा परिणाम है श्रम विभाजन के। और उसके बाद लिखेंगे श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप, कौन कौन सा स्वरूप है। ओके, जैसे श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप मतलब जो अच्छा नहीं है, जैसे बालकों को भी श्रम विभाजन किया जा रहा है। ओके, और कोई व्यक्तिगत कुशल है काम करने के लिए, लेकिन उसको भी श्रम विभाजन उसको भी श्रम करवाया जा रहा है, तो ये असामान्य स्वरूप है। ओके, इसको भी आपको दर्शाना है। उसके बाद समीक्षात्मक विश्लेषण करना है आपको। ओके, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट होता है। सबसे पहले दुर्खिम का सिद्धांत समझाइएगा, फिर उसके बाद समाज में श्रम विभाजन को समझाइएगा, फिर श्रम विभाजन के सामाजिक कारक को समझाइएगा। सामाजिक कारक में 3 कारक लिख दीजिएगा, ये 3 कारक है। उसके बाद आपको श्रम विभाजन के सामाजिक परिणाम लिखना है। परिणाम में 7 परिणाम है। श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप में 3 असामान्य स्वरूप का बस केवल नाम मेंशन कर देना है। उसके बाद समीक्षात्मक विश्लेषण, ये पहला क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो जा रहा है। ओके, आपके बिलासपुर यूनिवर्सिटी के अनुसार से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ओके, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 7, मैक्स वेबर के सत्ता सिद्धांत। तो सत्ता सिद्धांत का सबसे पहले आपको अर्थ बताना है। ठीक है, ये अर्थ को आपको थोड़ा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन करना है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर वैधानिक, परंपरागत सत्ता, चमत्कारी सत्ता और बौद्धिक वैधानिक सत्ता। ओके, 3 सत्ता के प्रकार है, आपको तीनों प्रकार को आपको समझाना है। ठीक है, जैसे कौन कौन सा प्रकार है, तो सबसे पहले बौद्धिक वैज्ञानिक सत्ता है। ठीक है, यह वह सत्ता है जिसमें पद के कारण सत्ता का प्रदर्शन होता है। जैसे कोई प्रचारी है। ओके, प्रचार्य का पद ऊंचा रहता है, इसलिए वो प्रचारी की तरह अपने सबऑर्डिनेट से बिहेव करता है, तो इसमें पद प्रमुख होता है। ओके, वैधानिक बौद्धिक वैधानिक में पद प्रमुख होता है। ओके, जैसे किसी कलेक्टर का अलग से पद होता है, हर कलेक्टर का पद अलग अलग होता है। ओके, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर का पद सेम होगा। ओके, लेकिन कलेक्टर का पद अलग होता है, फिर डिप्टी कलेक्टर का पद अलग होता है। ओके, फिर परंपरागत सत्ता में राजा महाराजा वाले आएंगे। ओके, जैसे उसका पिता मरता है, राजा का बेटा फिर बन जाता है। ठीक है, राजा मरता है, तो ये परंपरागत सत्ता है। चमत्कारी सत्ता में न तो परंपरागत है, न कानूनी तार्किक पर होता है। ओके, इसमें विशिष्ट गुण होता है, गुणों के आधार पर हमको मानते हैं। जैसे विनोबा भावे का नाम सुनोगे। विनोबा भावे को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया तो उनको जानने लगे, तो वो चमत्कार उत्पन्न हुआ एक, उसके बाद उसको जानने लगे। ओके, तो सत्ता के 3 प्रकार हैं, उसको आपको लिखना है। ठीक है, पहला है बौद्धिक वैधानिक सत्ता। ठीक है,
तो इसको आप डिफाइन, दूसरा परंपरागत, तीसरा चमत्कारी सत्ता। फिर सत्ता के स्रोत लिखना है, कौन कौन से स्रोत हैं आपको, ठीक है, स्रोत कौन कौन से हैं उसको आपको बताना है, ठीक। तो सत्ता के 3 स्रोत यहाँ बताया गया है, आर्थिक सत्ता स्रोत, ज्ञानात्मक सत्ता स्रोत, राजनीतिक सत्ता स्रोत। ओके, फिर सत्ता और शक्ति को बताना है, फिर सत्ता और प्रभाव को बताना है, फिर सत्ता के अधिकार और सीमाएं को बताना है, ठीक है, फिर उसके बाद सत्ता के कार्य बताना है। तो इतना में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप सभी। ओके, सो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैक्स वेबर के नौकरशाही के बारे में विचारों की विवेचना कीजिए, ठीक है। नौकरशाही के बारे में मैक्स वेबर ने क्या कहा है उसको आपको बताना है। तो नौकरशाही का पहले अर्थ समझाना है, ठीक है। नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी शब्द से बना हुआ है, ठीक है, और उसका अर्थ समझाना है। फिर मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही क्या है उसको बताना है। फिर नौकरशाही की विशेषता को समझाना है, ओके। फिर नौकरशाही में कार्यों का तर्कपूर्ण विभाजन होता है, ठीक है। तो कार्यों के तर्क विभाजन को आपको समझाना है, ठीक है, कि कार्य का विभाजन कैसे करना चाहिए। तो तकनीकी विशेषता वाले जो नौकरशाही हैं उनको तकनीकी विशेषता वाला कार्य देना चाहिए। कानूनी वाला कार्य कानूनी जो विशेषज्ञ हैं उनको देना चाहिए। मतलब कार्य का विभाजन कैसे होता है नौकरशाही में, योग्यता अनुसार कार्य देना चाहिए। फिर नौकरशाही में अधिकारियों की स्थिति कैसी रहती है, मतलब जो अधिकारी रहते हैं उनकी स्थिति कैसे रहती है उसके बारे में समझाया गया है। फिर नौकरशाही का विकास, फिर मूल्यांकन, फिर सामाजिक परिणाम, ठीक है, ऐसे बताया गया है कि उसका विकास क्या है, सामाजिक परिणाम क्या है, मूल्यांकन क्या है, ठीक है। फिर सकारात्मक पक्ष लिखना है आपको और नकारात्मक पक्ष लिखना है। मतलब नौकरशाही भ्रष्टाचार होते जा रहा है तो ये उसका नकारात्मक पक्ष होगा, लेकिन सकारात्मक पक्ष क्या है कि वो हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है, और हमको सुविधा पहुंचाते हैं, जो भी हमारा काम नहीं हो रहा है उससे सुविधा पहुंचाते हैं, तो ये सकारात्मक पक्ष है, ठीक है। ये उसका नकारात्मक पक्ष है। देखिए नौकरशाही का नकारात्मक पक्ष, अहम की भावना में वृद्धि, औपचारिकता पूर्ति का महत्व, निर्णायक गुणों का अभाव, ओके। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पैरेटो के तार्किक अतार्किक क्रिया के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, ठीक है। पैरेटो का जन्म इटली में हुआ था और इन्होंने, ये भी एक समाजशास्त्र थे, इन्होंने समाजशास्त्र को बहुत ऊंचा दर्जा दिया, ठीक है। तो पैरेटो ने समाजशास्त्र को के 2 क्रियाएं बताई हैं। पहला तार्किक क्रिया बताया गया है, दूसरा अतार्किक क्रिया बताया है, ठीक है। तो इसको आपको जानना है कि तार्किक क्रिया क्या है, अतार्किक क्रिया क्या है, तार्किक क्रिया के कौन कौन से लक्षण हैं, ठीक है। तो ये पूरा तार्किक क्रिया के बारे में बताया गया है, इसको आप लिखेंगे। फिर तार्किक क्रिया के लक्षण लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आप वो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है उसके बाद फिर अतार्किक क्रिया के बारे में बताया गया है। तो ये अतार्किक क्रिया है, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अतार्किक क्रिया में क्या बताया गया है। फिर अतार्किक क्रिया के अध्ययन की विधि को समझाया गया है, ठीक है, कि कौन कौन सा अध्ययन का विधि है अतार्किक क्रिया में, उसको बताया गया है। फिर उसके बाद ये एक डायग्राम है, इसको बना लीजिएगा, इसमें अतार्किक क्रिया को समझाया गया है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है मार्क्सवादी सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो इसमें मार्क्सवादी सामाजिक सिद्धांत का परीक्षण को बताया गया है। तो इसमें मार्क्स का सिद्धांत बताया गया है, मार्क्स का सिद्धांत क्या है, ठीक है। फिर मार्क्स का मेन सिद्धांत क्या है वो बताया गया है। फिर सिद्धांत की यहाँ पर व्याख्या की गई है, ठीक है, इसको देख लीजिए, मार्क्स का सिद्धांत। और इसके बाद ये है मार्क्स का सिद्धांत और उसकी व्याख्या यहाँ पर किया गया है। ये सिद्धांत का फिर मूल्यांकन किया गया है कि मार्क्स ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, उनका क्या मूल्यांकन है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो मैंने 5 क्वेश्चन आपको बताया है, ठीक है। इस 5 क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए और इसको जमा कर दीजिए, ठीक है। अंतिम डेट भी नज़दीक आ रहा है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू। मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट के वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।